हेलो एंड वेलकम बैक टू करंट एग्ज़ाम। स्वागत है आप सभी का करंट एग्ज़ाम चैनल में। आज के वीडियो में हम 18 से 24 के द हिंदू के इम्पॉर्टेंट एडिटोरियल्स को पढ़ेंगे, जिनमें पहला होगा 138 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, दूसरा होगा जो कोर्ट ऑर्डर आया है इन बेजुबानों से रिलेटेड, और तीसरा होगा प्लास्टिक से संबंधित, और चौथा अगेन SIR से रिलेटेड होगा। SIR को हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, इसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। यहाँ पर हम माइग्रेंट सिटीजन्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि इसकी जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला आर्टिकल। लॉ फेयर पॉलिटिक्स, ये GS2 का पार्ट है, ठीक है। इसमें क्या है कि अभी रिसेंटली 3 बिल इंट्रोड्यूस किए गए हैं पार्लियामेंट में, जिसमें से एक है 130th अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल 2025। इसमें क्या है, एक रफली मैं बता रहा हूँ कि अगर कोई PM या CM या मिनिस्टर, इन तीनों में से किसी ने भी कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से इन्हें 30 या 30 से अधिक दिन तक जेल में रहना पड़ा, और वो ऐसा कोई क्राइम था जिसमें 5 साल या उससे अधिक का सज़ा का प्रावधान है, तो इनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा, ये अपने आप पद से हटा दिए जाएंगे, ठीक है। और यदि ये बाइज्जत बरी हो जाते हैं तो ये वापस आके अपना पोस्ट ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक। तो इस चीज़ के बारे में इसमें बताया गया है। इसमें कहा गया है कि 3 बिल्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द सेंटर, माने 3 बिल जो अभी इंट्रोड्यूस किए गए हैं केंद्र के द्वारा, आर मेंट टू इम्प्रूव प्रोबिटी एंड अकाउंटेबिलिटी फॉर PM, CMs एंड मिनिस्टर्स। ये 3 बिल प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और अन्य मंत्रियों की इंटीग्रिटी यानी ऑनेस्टी और उनकी जिम्मेदारियों को या उनकी जवाबदेही तय करने के लिए ये 3 बिल संसद में लाए गए हैं। दे विल लूज देयर पोजिशन इफ एनी ऑफ देम इज डिटेन्ड बाई अ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी इन कनेक्शन विद एन ऑफेंस दैट इज पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट ऑफ 5 years और मोर। इनका पद अपने आप चला जाएगा अगर ये किसी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जैसे ED है या CBI है, इनके द्वारा इन्हें डिटेन किया जाता है किसी ऐसे क्राइम के लिए या ऑफेंस के लिए जिसमें 5 साल या उससे अधिक की सज़ा का प्रावधान है। एंड अपॉन एक्विटल दे कुड रिटर्न, मतलब बाइज्जत बरी अगर हो जाते हैं तो वो वापस आके अपने पोस्ट को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ हम पहले भी बता चुके हैं। पर इन बिल्स का बहुत ही विरोध हो रहा है, उसका कारण क्या है। द प्रपोजल्स ओपन अ न्यू एवेन्यू फॉर कंसंट्रेशन ऑफ पावर। देखो, जब सेंटर के पास ये पावर हो जाएगा कि वो किसी भी CM या मिनिस्टर को हटा सकता है, कैसे, उसको 30 दिन के लिए जेल भेज देगा। भारत में बेल मिलना इतना आसान तो है नहीं, है ना। तो क्या करेगा कि अभी जो रूलिंग पार्टी है, जो अभी सत्ता में है, वो अपोजिशन यानी विपक्ष पार्टी के नेताओं को या चीफ मिनिस्टर्स को जेल भेज देगा, 30 दिन तक उनको बाहर आने नहीं देगा। तो इससे क्या होगा, उनकी सरकार गिर जाएगी, उनका पद छिन जाएगा और वो अपनी पार्टी की सरकार बना लेंगे, है ना। तो इससे जो पावर का कंसंट्रेशन है वो किसके पास चला गया, केंद्र के पास। भाई वो PM को कुछ होना नहीं है, PM को कुछ नहीं होना है, क्योंकि कभी भी सत्तारूढ़ दल अपने ही नेता के विरुद्ध कोई काम नहीं करेगा जिससे उनकी पार्टी का नाम भी खराब हो। तो ये मान के चलो कि PM पर कोई आँच नहीं आनी है, जो भी होना है वो CM, वो भी अपोजिशन पार्टी के, और मिनिस्टर्स पर ही कार्यवाही होनी है। इससे ये कहा जा रहा है कि जो पावर का जो केंद्रीकरण है वो किसके हाथों में है, केंद्र के हाथों में, ठीक है। तो ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। दूसरा इशू क्या है कि द रियल इंटेंट ऑफ द न्यू प्रपोजल बाय सेंटर अपीयर्स टू बी टू एम्पावर इटसेल्फ विद स्वीपिंग एंड आर्बिट्ररी पावर्स व्हिच कैन बी यूज्ड अगेंस्ट पॉलिटिकल राइवल। जो कि अभी मैंने बताया कि जो विपक्षी पार्टियां होंगी या विपक्षी सरकार होंगी, विपक्ष की सरकारें होंगी, उनको गिराने के लिए ये प्रपोजल्स लाए गए हैं। इनका यही एक वास्तविक उद्देश्य है, ठीक है। जवाबदेही तय करना, दुनिया फलाना ढिकाना, ये सब कुछ नहीं है। वास्तविकता यही है कि जो विपक्ष की सरकारें हैं उनको गिराकर अपनी सरकारें वहाँ पे बना लेना, यही होने वाला है, ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि अभी मैंने यही चीज़ डिस्कस किया है कि
हमारे देश में ऐसे नियम कानून हैं जैसे प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, जो मनी लॉन्ड्रिंग का एक्ट है ना, यूएपीए है यानी अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट है। इनके प्रोविज़न्स के अंतर्गत अगर किसी को जेल भेजा जाता है तो वहाँ पे बेल लेना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, और ख़ासकर जब हमारे देश की जो जुडिशरी है वहाँ पर काम बहुत ही धीमा होता है ना। बेल लेने में 4-4 5-5 साल लग जा रहे हैं, यहाँ तो 30 दिन की ही केवल बात की गई है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है ना। तो जब बेल भी आसानी से नहीं मिलेगा तो क्या होना है, पॉलिटिकल ड्राइवर्स की सरकारें ख़त्म, ये होना है। तो ये भी एक यहाँ पे इशू है। अब देखिए यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि इफ़ द न्यू प्रपोजल्स आर इनेक्टेड इनटू लॉ, यदि नए प्रपोजल्स कानून बन गए, देन एन इलेक्टेड ऑफिशियल कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय मियर पुलिस एक्शन एंड विदाउट अ फेयर ट्रायल। तो क्या होगा कि एक इलेक्टेड ऑफिशियल यानी सीएम, मिनिस्टर जितने हैं उनको उनके ऑफिस से हटाया जा सकता है केवल पुलिस एक्शन के द्वारा, क्योंकि 30 दिन के अंदर कोई फेयर ट्रायल तो होने वाला नहीं है जुडिशरी में, है ना। तो ये चीज़ है। तो ये इसमें बताया गया है कि जो अभी 3 नए बिल लाए गए हैं उनमें इश्यूज़ क्या हैं, ठीक है, इनका विरोध क्यों हो रहा है, ठीक, इस चीज़ के बारे में इस आर्टिकल में बताया गया। ये जानना ज़रूरी है क्योंकि ये आजकल न्यूज़ में भी है। और सबसे बड़ी बात ये हमें ध्यान में रखना है कि ये 130वां संविधान संशोधन अधिनियम या बिल है 2025 का, ठीक है। ये हमें ध्यान रखना है, बहुत ही ज़रूरी है। और इसमें कौन कौन कवर होता है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री और अन्य मंत्री, है ना। ये ऑप्शन में दे देगा कि इसमें कौन कौन है, उसमें प्रेसिडेंट भी लिख दिएगा या गवर्नर लिख देगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रेसिडेंट गवर्नर नहीं है, ये केवल 3 है, ठीक। तो ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अब चलिए अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। इस आर्टिकल में अभी अभी जो रिसेंटली डॉग्स से रिलेटेड जो कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 11 अगस्त को कि सारे डॉग्स को दिल्ली से हटाया जाए, उनको शेल्टर में रखा जाए, उनको रिलीज़ ना किया जाए। तो कोर्ट ने अपने निर्णय में क्या बदलाव किया है अभी 22 तारीख को, इसके बारे में बताया है। और 11 अगस्त का जो निर्णय था उसमें क्या क्या समस्याएं थी इसके बारे में डिटेल में बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए इसमें लिखा है, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज़ ऑर्डर ऑफ अगस्त 11 to round up and incarcerate all street dogs in New Delhi in shelters was not just a misguided attempt to solve a problem। ठीक है, तो यही चीज़ है कि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सारे स्ट्रीट डॉग्स को जो दिल्ली के हैं उनको हटाया जाए और उनको एक शेल्टर में रखा जाए, बंद करके रखा जाए, उनको ओपनली वॉन्डर करने के लिए ना छोड़ा जाए, है ना। तो ये चीज़ बोला गया था। आगे क्या कहता है, इट वॉज अ साइंटिफिकली अनसाउंड एंड लीगली क्वेश्चनेबल एंड मॉरली बैंकरप्ट डिक्री। दिस मिसगाइडेड डायरेक्टिव वॉज स्टेड बाय कोर्ट ऑन अगस्त 22। अगस्त 11 का जो निर्णय था वो साइंटिफिकली अनसाउंड था, ठीक है, उसमें साइंटिफिक बैकिंग नहीं थी, ठीक, लीगली क्वेश्चनेबल भी था क्योंकि भाई इतने सारे डॉग्स हैं वहाँ पे। ये समझिए कि दिल्ली में 8 से 10 लाख डॉग्स हैं, उनको आप कैसे रख पाएंगे, लीगली भी एक क्वेश्चन था, ठीक है। मॉरली भी बैंकरप्ट डिक्री था, क्यों, क्योंकि देखिए इस धरती पर सभी का अधिकार है ना, केवल हम मनुष्यों का अधिकार नहीं है। और ये इन्वायरमेंट से रिलेटेड भी चीज़ है, इन्वायरमेंटली भी ये फीजिबल नहीं होता, ठीक है। कैसे नहीं होता इस चीज़ के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। 22 अगस्त को इस निर्णय को बदला गया है, ठीक है। और क्या कहा गया है, ये कहा गया है कि जितने डॉग्स हैं उनकी नसबंदी कर दी जाए, उनको वैक्सीनेट किया जाए ताकि रेबीज़ उनके काटने से न फैले, ठीक। ऐसे डॉग्स को वापस छोड़ दिया जाए स्ट्रीट्स पर, और ऐसे डॉग्स जो बहुत ही ज़्यादा इल हैं, बहुत ही ज़्यादा बीमार है, उनको क्योर नहीं किया जा सकता है, तो ऐसे डॉग्स को शेल्टर में ही रखा जाए। ये एक बदलाव किया है निर्णय में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि 11 अगस्त का जो निर्णय आया था उसमें क्या क्या इश्यूज़ हैं। पहला इशू क्या है, द वेरी आइडिया ऑफ मास शेल्टर्स हैज़ बीन अ कैटास्ट्रॉफिक फेलियर इवन इन डेवलप्ड नेशंस। अब ये समझिए कि जो मास शेल्टर्स की बात 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सभी डॉग्स को एक शेल्टर बना के केवल वहीं रखा जाए, ये चीज़ पहले भी डेवलप्ड नेशंस में, विकसित देशों में भी इसको आजमाया जा चुका है। उदाहरण के तौर पे अमेरिका में इसको पाउंड सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। तो ये सिस्टम अमेरिका में भी ट्राई किया जा चुका है पर इसका अच्छा परिणाम
नहीं मिला है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे क्या हुआ कि जब ओवर क्राउडेड होने लगे तो वहाँ पे क्या किया जाने लगा, उनको कैप्चर करके मार दिया जाने लगा, है ना। तो इस तरह से तो ये मास शेल्टर एक स्लॉटर हाउस बन गए, है ना। तो ये अच्छा आइडिया नहीं था। ठीक, दूसरा इशू क्या है? दूसरा इशू है कि ओवर क्राउडेड शेल्टर्स बिकम हाई स्ट्रेस इन्वायरमेंट्स लीडिंग टू एक्सट्रीम साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। अब ये मान लो कि जैसे 4-5 लोग हैं और 5x5 के कमरे में 4-5 लोगों को बंद कर दिया जाए 1 घंटे 2 घंटे 2 दिन 3 दिन के लिए, तो क्या होगा? धीरे धीरे वहाँ का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब होने लगेगा, साइकोलॉजिकल इश्यूज आने लगेंगे लोगों को। तो उसी तरह से ये भी एक लिविंग बीइंग है, ये भी एक जीवित प्राणी ही है। तो इनको भी अगर हम बंद करके रखेंगे शेल्टर्स में तो इनको भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आएंगे, जैसे इनका अग्रेशन बढ़ेगा। और अगर किसी एक को कोई डिजीज़ होता है तो वहाँ पर जब इतने सारे डॉगीज़ रहेंगे तो एक साथ सबको वो डिज़ीज़ फैल जाएगा, तो ये भी एक इशू आएगा, है ना। एक 1999 में स्टडी की गई थी जिससे पता चला कि मास शेल्टर्स में सीवियर बिहेवियरल प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसलिए लॉन्ग टर्म शेल्टरिंग यानी लंबे समय तक उनको शेल्टर में कैद करके रखना उनके लिए घातक सिद्ध हो सकता है। ठीक, तो ये एक इशू था उस निर्णय में। तीसरा इशू क्या था? देखो, सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सभी को बंद करो। अब दिल्ली में 8 से 10 लाख डॉग्स हैं, इनको शेल्टर्स में रखने के लिए हमें बहुत बड़े शेल्टर्स की व्यवस्था करनी पड़ेगी। उसमें थाउजेंड्स ऑफ करोड़ जो है खर्च हो जाएंगे, है ना। और अगर वहाँ पे कोई डिज़ीज़ फैलता है तो वो एक एपी सेंटर बन जाएगा। अब वहाँ से डिज़ीज़ जो वहाँ का स्टाफ होगा उसको भी फैलेगा। तो जब स्टाफ को होगा तो बाहर दुनिया में जितने लोग रह रहे हैं सबको फैलेगा, है ना। दिल्ली में जितने लोग रह रहे हैं सबको फैलेगा। तो इससे एक ये समस्या उत्पन्न हुई कि ये जो शेल्टर है और इनका जो मैनेजमेंट है वो बिल्कुल भी आसान नहीं होगा, इम्प्रैक्टिकल है ना। ये प्रैक्टिकल सोल्यूशन है ही नहीं। ठीक, एक ये इशू था। देखो अगला इशू क्या आता है? अगला इशू ये है कि द कोर्ट्स ऑर्डर डिफाइड बेसिक इकोलॉजिकल साइंस। मतलब कि इनको अगर हम हटाते हैं ना, मास रिमूवल करते हैं डॉग्स को, तो वहाँ पे एक वैक्यूम क्रिएट होगा। तो इससे क्या होगा, जो आसपास के ज़िले हैं वहाँ से ये डॉग्स यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, है ना। तो इस तरह के से वहाँ पे पॉपुलेशन इम्बैलेंस क्रिएट होगा। और एमसीडी कितने डॉग्स को इकट्ठा कर पाएगी भाई? जब आसपास से आते जाएंगे तो कहाँ तक वो शेल्टर्स को भरेगी, है ना। ये भी एक इशू है। फिर अगला इशू क्या है कि रिमूवल ऑफ डॉग्स विच आर स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स यानी कह लो कि एक तरह से ऑमनीवोर्स होते हैं, जो कि पादप से रिलेटेड चीज़ें भी खाते हैं और मांसाहारी भी होते हैं। तो क्या होगा, अगर इनको हम हटाते हैं तो रोडेंट्स यानी जैसे चूहे वगैरह हैं और मंकीज़, इनकी जो संख्या है वो बढ़ेगी। तो एक इन्वायरमेंटल इम्बैलेंस क्रिएट होगा, है ना। इससे ह्यूमन और इन्वायरमेंट दोनों को नुकसान पहुंचेगा। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये WHO के गाइडलाइंस के अगेंस्ट भी है, और जो इंडिया का अपना नेशनल एक्शन प्लान है फॉर डॉग मीडिएटेड रेबीज़ एलिमिनेशन, इसके भी अगेंस्ट है। क्योंकि जो WHO की गाइडलाइन है और जो नेशनल एक्शन प्लान है दोनों मास स्टेरिलाइजेशन की बात करते हैं और कहते हैं कि इनको वैक्सीनेट किया जाए। ठीक है, तो यही एक साइंटिफिक मेथड इन दोनों में बताया गया है टू कंट्रोल रेबीज़, रेबीज़ को कंट्रोल करने के लिए और इनकी पॉपुलेशन को भी मैनेज करने के लिए। इन दोनों में यही एक तरीका बताया गया है। कौन सा तरीका? मास स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन। ठीक है, तो एक ये इशू हो गया। अब हम बात करते हैं कि क्या किया जा सकता है, सोल्यूशन क्या है इस चीज़ का। तो यहाँ पे 2 सॉल्यूशंस की बात की गई है। पहला है एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम, जो कि बहुत समय से कुछ जगहों पर चलाया जा रहा है। उदाहरण के तौर पे जयपुर में इसका प्रयोग किया गया, वहाँ पे ये बहुत ही सक्सेसफुल रहा। बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में अभी भी बताया ना कैसे करना है, मास स्टेरिलाइजेशन और वैक्सीनेशन। ठीक है, ये 2 तरीके अपनाने हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिया हुआ कि डाटा फ्रॉम द एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ओवर द ईयर्स रिवील अ स्टोरी ऑफ इनसफिशिएंट बजट्स, अनमेट स्टेरिलाइजेशन टारगेट्स एंड कंप्लीट लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी। मतलब ये कह रहा है कि ये जो डाटा हमें मिला है एनिमल वेलफेयर बोर्ड से, उससे हमें ये पता चलता है कि जो म्यूनिसिपैलिटीज़ होती हैं या लोकल बॉडीज़ होती हैं उनको सफिशिएंट बजट नहीं दिया जाता है। जब बजट नहीं उनके पास होगा तो वो वैक्सीनेशन या स्टेरिलाइजेशन जैसी गतिविधियाँ नहीं कर पाएंगे। अच्छा, ये भी होता है कि अब इनके पास बजट तो है नहीं, तो अब इनकी अकाउंटेबिलिटी हम कैसे इसमें चेक कर सकते हैं ना। तो ये भी एक इशू है।
अच्छा, दूसरा सोल्यूशन क्या है कि हमें क्या करना चाहिए, एविडेंस बेस्ड अप्रोच अपनाना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि जो अनप्रोवोक्ड अटैक हैं, मतलब कि जब हम किसी डॉग को छेड़ भी नहीं रहे हैं, उसके बाद भी अगर वो किसी पर हमला कर रहा है तो ऐसा क्यों कर रहा है, इसकी स्टडी करना चाहिए, इसको ऑब्ज़र्व किया जाना चाहिए। किसके द्वारा? प्रोफेशनल के द्वारा, है ना, ताकि हम ये जान सके कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, तभी तो हम उसका कोई सोल्यूशन ढूंढ पाएंगे, है ना। तो ये दो सोल्यूशंस की यहाँ पे बात की गई है। तो ये एक अच्छा आर्टिकल था, और इससे रिलेटेड हमने पहले भी बताया कि पिछले वीडियो में हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आप उस वीडियो को एक्सेस कर सकते हैं ऊपर के आई बटन में, जो आपकी अभी आपको शो हो रहा होगा। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। फेमिलियर इम्पास। इस आर्टिकल में प्लास्टिक को बंद करने की बात कही गई है, उसके यूज़ ना करने की बात कही गई है, और ये आर्टिकल GS3 इन्वायरमेंट से रिलेटेड है। इसमें कह रहा है कि यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम यूनेप to get member nations to agree upon a treaty to address plastic pollution। तो यूनेप अपने सदस्यों को एक ट्रीटी साइन करने के लिए कह रहा है टू एड्रेस प्लास्टिक पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन को एड्रेस करने के लिए। बट ये काफ़ी समय से ट्राई कर रहा है, बट अभी तक इस पर ये सफल नहीं हो पाया है। ठीक है, क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि देयर वाज अ डिसएग्रीमेंट, क्योंकि जितने मेंबर स्टेट हैं यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम के, उनके बीच कुछ डिसएग्रीमेंट है। और वो क्या है? ऑन वेदर कम्प्रिहेंसिवली एड्रेसिंग प्लास्टिक पोल्यूशन रिक्वायर्स एलिमिनेटिंग प्लास्टिक प्रोडक्शन इटसेल्फ। जो डिसएग्रीमेंट है वो इस बात पर है कि जो मेंबर स्टेट है वो कह रहे हैं कि अगर हमें प्लास्टिक पोल्यूशन ख़त्म करना है तो क्या हमें प्लास्टिक प्रोडक्शन एकदम से बंद करना पड़ेगा, क्योंकि प्लास्टिक का हम यूज़ तो बहुत करते हैं, तो इससे इकोनॉमी पे बहुत फ़र्क पड़ेगा, है ना। तो इसलिए वो ये नहीं चाहते हैं कि एकदम से प्लास्टिक प्रोडक्शन को ख़त्म ही कर दिया जाए। तो इस बात को लेकर अभी डिसएग्रीमेंट चल रहा है, इस वजह से अभी तक कोई ट्रीटी प्लास्टिक पोल्यूशन से रिलेटेड साइन नहीं हो पाई है। ठीक है, अब इसमें एक डाटा दिया हुआ है। डाटा क्या है? इंडिया जनरेट्स अराउंड 3.4 मिलियन टन्स ऑफ प्लास्टिक वेस्ट बट रिसाइकल्स ओनली अबाउट 30%। यानी इंडिया 3.4 मिलियन टन का प्लास्टिक वेस्ट जनरेट करती है, बट केवल 30% यानी लगभग एक तिहाई प्लास्टिक वेस्ट को ही रिसाइकिल किया जाता है इंडिया में। ये एक सबसे बड़ा इशू है। तो हमें क्या करना होगा? हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लास्टिक रिसाइकिल करना होगा और कम से कम वेस्ट जनरेट करना होगा। ठीक, यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा है कि इट्स प्लास्टिक कंजम्पशन रोज एट अ कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ 9.7% फ्रॉम 14 मिलियन टन इन 2016-17 टू ओवर 20 मिलियन टन इन 2019। यानी इंडिया का जो प्लास्टिक कंजम्पशन है वो बढ़ रहा है, प्लास्टिक का यूज़ बढ़ रहा है। ठीक है, और ये कितना बढ़ा है? 14 मिलियन टन था 2016-17 में, और अब यह 20 मिलियन टन हो गया है 2019-20 में। यानी कि इंडिया में प्लास्टिक का यूज़ बढ़ता ही जा रहा है, जबकि अब इसको कम करना चाहिए, है ना। तो ये एक सबसे बड़ा इशू है इंडिया का। इंडिया हैज़ अ प्रोडक्शन बैन ऑन अबाउट 20 सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स। पर इंडिया ने भी कुछ कदम लिया है। क्या किया है कि इसने जो 20 सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम्स हैं, यानी कि जिनको हम एक बार यूज़ करके फेंक देते हैं, उन पे बैन लगाया हुआ है। कौन कौन से? जैसे कप हैं, स्ट्रॉज हैं, स्पून्स, है ना। इस तरह के 20 सिंगल यूज़ प्लास्टिक आइटम हैं जिनके प्रोडक्शन पे इंडिया ने बैन लगाया हुआ है। ठीक, इससे क्या हुआ कि कुछ हद तक बिहेवियरल चेंज आया है लोगों में, लोगों ने इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करना कम किया है, बट फिर भी जो प्लास्टिक कंजम्पशन है इंडिया में वो बढ़ रहा है। ये एक सोचने का विषय है। अब देखो यहाँ कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू यूनेप वर्ल्ड प्रोड्यूसेस मोर देन 430 मिलियन टन ऑफ प्लास्टिक एनुअली, 2/3 ऑफ विच आर शॉर्ट लिव्ड प्रोडक्ट्स। यूनेप के अनुसार दुनिया में 430 मिलियन टन का प्लास्टिक प्रोड्यूस किया जाता है हर साल, और जिसमें 2/3 प्रोडक्शन ऐसे प्लास्टिक का होता है जो कि जिसकी लाइफ कम होती है। ठीक है, छोटी होती है, बहुत ही कम होती है। ठीक, और क्या हो रहा है? ओवरऑल 46% ऑफ प्लास्टिक वेस्ट इज़ लैंडफिल्ड। लैंडफिल्ड माने जहाँ पे कूड़ा कचरा नहीं दबा दिया जाता, भर दिया जाता है एक जगह पे, पूरा एक एरिया में, उसको काफ़ी साल तक वहीं पे पड़े रहने दिया जाता है ना। तो ये 40% प्लास्टिक वेस्ट को लैंडफिल किया जाता है, और 22% को मिसमैनेज किया जाता है, जो कि एक कूड़ा करकट बन जाता है। कहीं जो नालियाँ हैं या सीवेज में है वहाँ पे फंस गया,
तो ये ऐसा होता है, यानी उसको ठीक से मैनेज नहीं किया जा रहा है। हमारे यहाँ प्लास्टिक वेस्ट का मैनेजमेंट सही नहीं है। In 2019, plastic, which is a derivative of fossilized crude, generated 1.8 billion metric tons of greenhouse gas emissions, or about 3.4% of the global total. 2019 में प्लास्टिक से क्या हुआ, 1.8 बिलियन मीट्रिक टन का ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ। ठीक है, ग्रीन हाउस गैस एमिशन माने ऐसी गैस जो हमारे वातावरण को गर्म करती है, इनको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं। ठीक है, तो ऐसी गैसेस का उत्सर्जन प्लास्टिक से होता है। ठीक, तो हमारे यहाँ 2019 में कितना ग्रीन हाउस गैस एमिशन हुआ है, 1.8 बिलियन मीट्रिक टन का। ठीक, ये 3.4% है पूरी दुनिया के एमिशन का। ठीक है, तो ये बहुत ही बुरी चीज़ हो रही है। अब देखिए आइलैंड नेशंस पे क्या प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पे जो प्लास्टिक वेस्ट है ना, वो उनके किनारों पर इकट्ठा हो जाता है। भाई देखो, नदियाँ हो, समुद्र हैं, हर जगह तो प्लास्टिक वेस्ट अब भरा हुआ है। ठीक, तो क्या होता है कि जो आइलैंड नेशंस होते हैं, उनके जो किनारे होते हैं, तटीय क्षेत्र होते हैं ना, वहाँ पे ये प्लास्टिक वेस्ट जाके इकट्ठा हो जाता है ना। तो उनके लिए ये समस्या हो जाती है कि अब ऐसे प्लास्टिक से वो कैसे निपटे, क्योंकि ये कोई बायोडिग्रेडेबल चीज़ तो है नहीं। तो ये एक उनके लिए एक बड़ी समस्या है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि द ओनली रियल सोल्यूशन इज़ टू रिड्यूस एट सोर्स, यानी कि इनका प्रोडक्शन ही बंद कर दो या कम कर दो, एकदम लीस्ट कर दो, ताकि इससे जो जनरेट होता है वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, वो मिनिमम हो, कम से कम हो, है ना। और रिसर्च एंड डेवलपमेंट में पैसा लगाया जाए ताकि उनको रिसाइकिल करने के अलग अलग तरीके ढूंढे जाए जो कि कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हों और प्लास्टिक वेस्ट को मैनेज भी कर सकें, है ना। तो रियल सोल्यूशन तो केवल यही है कि रिड्यूस करो, प्रोडक्शन ही ख़त्म करो। और यहीं पे जो सारी डिसएग्रीमेंट है यूनेप के मेंबर्स के बीच, यही है कि भैया हम एकदम से इसका प्रोडक्शन बंद करने में सक्षम नहीं है, क्योंकि इसका प्रभाव हमारी इकॉनमी में पड़ेगा और इसीलिए ट्रीटी साइन नहीं हो रही है। ठीक है, तो अब धीरे धीरे मांग अब यही उठ रही है कि अब किसी भी तरह से इसका प्रोडक्शन या तो ख़त्म कर दिया जाए या तो कम से कम किया जाए, है ना। तो ये एक प्लास्टिक पोल्यूशन के बारे में इसमें बात की गई है। ठीक, अब अगले आर्टिकल की ओर बढ़ते हैं। इसमें SIR का माइग्रेंट सिटीजन्स पे क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसके बारे में बात किया गया है। ठीक है, माइग्रेंट सिटीजन माने जो कि एक राज्य से दूसरे राज्य में काम की तलाश में या शादी विवाह की वजह से वहाँ पर बस गए हैं या केवल काम के लिए वहाँ पे रुकते हैं, उसके बाद वापस आ जाते हैं ना। तो ऐसे सिटीजन को हम माइग्रेंट सिटीजन बोलते हैं। ठीक, ये GS2 पॉलिटी से रिलेटेड है या इसको सोशल जस्टिस में भी पढ़ा जा सकता है। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है इसमें। इसमें कह रहा है कि SIR हैज़ लेड टू द मास डिलीशन ऑफ नियरली 3.5 मिलियन ऑफ माइग्रेंट्स। ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा है उसकी वजह से लगभग 3.5 मिलियन माइग्रेंट्स का नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिया गया है, जो कि टोटल वोटर्स का 4.4% है ना। ये बहुत बड़ी संख्या है जिनका नाम राज्य के इलेक्टोरल रोल से हटाया गया है। ठीक, अब देखो क्या होता है कि ये बिहार के हैं, ये गए हैं उत्तर प्रदेश काम करने। ठीक है, कुछ सालों से वहीं पे रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन होता है तो ये वोट कहाँ देते हैं, बिहार में। अब जो SIR चल रहा है यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि इनको पता चलता है कि ये कुछ सालों से वहीं पे रह रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं कि इनका नाम हटा दिया। अब ना अब ये यहाँ पे वोट दे सकते हैं ना ही वहाँ पे दे सकते, क्योंकि ये तो यहाँ के सिटीजन ही नहीं है, डोमिसाइल तो इनका बिहार ही है। अब बिहार से जब इनका नाम हट गया तो अब क्या होगा कि इनका परमानेंट डिसइनफ्रेंचाइजमेंट हो गया, यानी अब ना ये बिहार में वोट दे पाएंगे और यूपी में तो वैसे भी नहीं दे सकते थे, है ना। तो ये एक सबसे बड़ी इनके साथ समस्या हो गई कि इनका जो राइट टू वोट का अधिकार है वो इनसे छीन लिया गया और ना ही इनको मौका दिया गया कि आप इस डिलीशन के अगेंस्ट अपील कर सकें, इसका भी इनको मौका नहीं दिया गया है। इसमें लिखा है कि फॉर डिकेड्स आउट माइग्रेशन हैज़ सस्टेन्ड बिहार्स इकॉनमी एंड इट्स हाउस होल्ड्स। देखो, बिहार को बीमारू राज्य बोला जाता था, है ना। बीमारू यानी बहुत ही पिछड़ा राज्य इनको बोला जाता था। इसकी जो इकॉनमी चलती थी, यानी जो लोगों का लाइवलीहुड का जो तरीका था वो क्या था कि ज़्यादातर लोग बिहार से बाहर जाके कहीं नौकरी कर रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। ठीक, तो इसकी वजह से इनकी इकॉनमी चल रही थी बिहार की और लोगों के घर चल रहे थे, पर इसके चक्कर में उनसे वोट का अधिकार छीन लिया गया। ठीक,
migrants either migrate with their families or shift their families to marital homes for their care and safety. यानी माइग्रेंट्स एक राज्य से दूसरे राज्य में या तो जाते थे काम के चक्कर में और अपनी फैमिली अपने होम डिस्ट्रिक्ट में या होम स्टेट में ही छोड़ जाते थे, पर कुछ ऐसे भी होते हैं कि जहाँ पे उनकी शादी हुई है वो वहीं पे बस गए हैं, वहीं पे काम कर रहे हैं। इन सब चीज़ों की वजह से भी इनके नाम इलेक्टोरल रोल से हटा दिए गए, क्योंकि अब वो मैरिटल होम्स में ही रह रहे हैं ताकि उनके बच्चों को या माता पिता की देखभाल वो कर सकें, है ना। तो ये भी एक समस्या थी उनके साथ, लेकिन अब उनके इलेक्टोरल रोल से नाम हट जाने से एक दूसरी समस्या खड़ी हो गई। देखिए और कंसर्न्स हैं इसमें, कौन कौन सी कंसर्न्स हैं। पहला, वोटर रजिस्ट्रेशन इज़ टेदर्ड टू प्रूफ ऑफ रेसिडेंस एंड इन पर्सन वेरिफिकेशन। जैसा अभी मैंने बताया ना कि अभी बिहार में रहते थे पर काम की वजह से वो आ गए यूपी में, है ना। रेसिडेंस का प्रूफ के आधार पे वोटर रजिस्ट्रेशन किया जाता था इनका, ठीक। और इसका इन पर्सन वेरिफिकेशन भी होता है। अब जब वो वहाँ पे है ही नहीं तो जो वेरिफिकेशन करने गया तो उनको पता चला कि ये तो अब यहाँ पे रहते ही नहीं, तो इन्होंने बिना प्रूफ ऑफ रेसिडेंस मांगे कि ताकि एक बार वेरीफाई हो जाए, या आधार मांग लेते ताकि वेरीफाई हो जाए, बिना ये सब किए बस इनको पता चला कि यहाँ पे अब रहते नहीं तो उनका नाम काट दिया, ठीक। तो ये एक समस्या आई जो अभी SIR चल रहा है, ठीक है। तो उसमें ये एक समस्या हुई। और जैसे कि अभी मैंने डिस्कस किया कि दूसरे राज्यों में उनको बाहरी ही माना जाता है माइग्रेंट्स को, है ना। तो वहाँ पे तो उनको कोई सोशल सिक्योरिटी मिलती नहीं, ना ही वोटिंग का राइट मिलता है। और इस तरह के प्रैक्टिसेस से इनके होस्ट स्टेट यानी जो इनका डोमिसाइल राज्य है वहाँ से भी इनका अधिकार वोटिंग का छीन लिया गया, है ना। तो ये न घर के रहे न घाट के रहे बेचारे। अब इसमें कह रहा है कि टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज मुंबई स्टडी इन नवंबर 2015 फंडेड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया टाइटल्ड इंक्लूसिव इलेक्शंस इन इंडिया, a study on domestic migration and issues in electoral participation confirmed the marginalization of migrants in host states electoral processes. मतलब जो अभी SIR में हो रहा है, जो माइग्रेंट्स के साथ हो रहा है ना, इस बात की पुष्टि 2015 की स्टडी में हो चुकी है। और यह स्टडी किसने कराया था? इलेक्शन कमीशन ने खुद ने कराया था। उसमें इन लोग को ये पहले ही पता चला है, इस बात की जानकारी इनको मिली है कि जो माइग्रेंट्स होते हैं इनका वोटिंग राइट्स जो है होस्ट स्टेट में भी किसी ना किसी कारण से छिन जाता है। ये चीज़ इलेक्शन कमीशन को 2015 की अपनी खुद की स्टडी से पता चल चुका है, पर उसके बाद भी ये लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं कि अपनी प्रोसेस को सुधारें। नहीं सुधारेंगे जब तक इनको पोक ना किया जाए, है ना। द स्टडी आइडेंटिफाइज ट्रिपल बर्डन। इस स्टडी से ट्रिपल बर्डन का पता चलता है। क्या क्या है ट्रिपल बर्डन? पहला, एडमिनिस्ट्रेटिव बैरियर्स। हमारा इतना कॉम्प्लेक्स एडमिनिस्ट्रेशन ही है कि अगर एक बार नाम कटा तो दोबारा नाम उसमें जुड़वाने में कई बार बेचारे को आना जाना पड़ेगा, है ना, अपने चप्पल घिसने पड़ जाएंगे उसको। और दूसरा क्या है? डिजिटल इलिटरेसी। डिजिटल इलिटरेसी मतलब कि इनको ऑनलाइन आवेदन करना है, ठीक है, क्या क्या डिटेल भरनी है उसमें, कैसे करना है, इस बारे में उनको ज़्यादा जानकारी नहीं होती है। तो ये एक समस्या है। तो क्या होगा, जब किसी और से भरवाएंगे तो कोई डिटेल गड़बड़ हो गया, कहीं कुछ गड़बड़ हो गया, तो उसमें ये बेचारे चक्कर लगाते रह जाते हैं ना। और तीसरा, सोशल एक्सक्लूजन। भाई देखो, अपने राज्य में ही जब वोट का अधिकार छीन गया, दूसरे राज्य में इनको कोई पूछता नहीं है, इनको कोई सोशल सिक्योरिटी ही नहीं है, तो है ना, तो इनको हर तरह से एक तरह से एक्सक्लूड कर दिया गया। तो इस तरह से क्या हुआ कि ये जो बेचारे माइग्रेंट हैं ये इलेक्टोरल प्रोसेस यानी जो इलेक्शन होते हैं उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाते हैं। स्टडी फाउंड दैट लोअर वोटर टर्न आउट वॉज डायरेक्टली कोरिलेटेड विद द हायर माइग्रेशन रेट्स। जिस स्टडी की हमने बात की है उससे ये भी पता चला है कि जो माइग्रेशन की हायर माइग्रेशन की वजह से ही जो वोटर टर्नआउट होता है वो बहुत कम होता है, यानी जो इलेक्शंस होते हैं उनमें बहुत कम वोट पड़ते हैं। आपने सुना होगा कि 56% या 60% वोट पड़ रहे हैं। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने जो होस्ट स्टेट है, जो अपना होम स्टेट है, वहाँ से माइग्रेट कर गए, दूसरे राज्यों में चले गए, है ना। तो ये भी एक चीज़ है, ठीक। उदाहरण के तौर पे बिहार के जो पिछले 4 असेंबली इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो एवरेज वोटर टर्नआउट था वो 53% था, ठीक है, जो कि बहुत ही कम था अगर हम तुलना करें गुजरात और कर्नाटक से, ठीक। ये एक उदाहरण था। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिहार से बहुत ज़्यादा लोग दूसरे राज्यों में नौकरी की तलाश में या किसी कारण से जाते हैं, ठीक। तो इसमें वे फॉरवर्ड क्या है? पहला, पोर्टेबल एंड फ्लेक्सिबल एंड मोबाइल वोटर आइडेंटिटी सिस्टम, यानी कि इंडिया में जो वोटर आइडेंटिटी सिस्टम है ना,
इसमें क्या करना चाहिए, इसको पोर्टेबल बनाना चाहिए। यानी कि अगर माइग्रेंट दूसरे राज्य में चला गया है तो जो उसका वोटिंग का अधिकार था वो भी उस राज्य में ट्रांसफ़र हो जाए, ताकि किसी प्रकार की कोई विसंगति न रह जाए, है ना। ये फ्लेक्सिबल भी होना चाहिए, यानी कि इस तरह ये जो चीज़ है, पोर्टेबिलिटी का जो सिस्टम है, ये बहुत ही आसान होना चाहिए, जटिल सिस्टम नहीं होना चाहिए, ठीक है। और एक मोबाइल वोटर आइडेंटिटी सिस्टम होना चाहिए। मोबाइल वोटर आइडेंटिटी सिस्टम माने इनके पास वोटर आइडेंटिटी सिस्टम होना चाहिए जो कि लगभग पूरे कह सकते हैं कि देश में मान्य हो, ताकि ये अपने वोट के अधिकार का प्रयोग कर सकें, ठीक। दूसरा वे फॉरवर्ड क्या है, इलेक्शन कमीशन मस्ट हॉल्ट ब्लैंकेट डिलीशंस ऑफ माइग्रेंट्स एंड अडॉप्ट अ क्रॉस वेरिफिकेशन मॉडल विद डेस्टिनेशन स्टेट वोटर रोल्स। यानी कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना चाहिए कि एकदम जो मास डिलीशन चल रहा है ना, जो नाम काटे जा रहे हैं धड़ाधड़ एकदम 62 लाख 65 लाख लोगों के, ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर इन्होंने नाम काट दिया है तो इसका फिर से क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाना चाहिए, ठीक है। क्रॉस वेरिफिकेशन किसके साथ किया जाना चाहिए, जहाँ पर ये माइग्रेंट इस समय रह रहे हैं। जैसे आसपास के राज्य हैं ना, जैसे यूपी है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है ना। तो इनका जो है क्रॉस वेरिफिकेशन ऐसे माइग्रेंट्स का किया जाना चाहिए जिनके नाम काटे गए हैं, ताकि वो अपने वोटिंग के अधिकार का प्रयोग कर सकें। अगला वे फॉरवर्ड क्या है, सिविल सोसाइटी एंड लोकल गवर्नेंस बॉडीज सच एज पंचायत शुड बी एम्पावर्ड टू कंडक्ट माइग्रेंट आउटरीच एंड री रजिस्ट्रेशन ड्राइव्स। ये भी बहुत अच्छा कदम है। क्या कि जो लोकल कम्युनिटी होती है, जो लोकल बॉडीज़ होती हैं, जैसे पंचायत है, म्यूनिसपैलिटीज़ है, इनको ये पावर दिया जाना चाहिए कि जो माइग्रेंट्स हैं उनका यदि नाम कट गया है तो उनको फिर से रजिस्ट्रेशन कराया जाए इनके माध्यम से, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि कोई भी माइग्रेंट अपने वोटिंग के अधिकार से वंचित नहीं रह जाएगा, है ना। ये बहुत अच्छा सुझाव है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया कि केरल मॉडल ऑफ माइग्रेशन सर्वेज शुड बी रेप्लिकेटेड अमंग हाई इंटरनल माइग्रेशन ओरिजिन स्टेट्स सच एज बिहार यूपी। यानी कि केरल में एक माइग्रेशन सर्वे कराया गया, तो इसी तरह के जो सर्वे हैं वो बिहार और यूपी जैसे हाई इंटरनल माइग्रेशन वाले राज्यों में कराया जाना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि कितने माइग्रेशन हो रहे हैं, कितने लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में जा रहे हैं, क्या कारण हो सकते हैं, और क्या उनको वहाँ पे वोटिंग का राइट मिल रहा है या नहीं अपने होम स्टेट में, ठीक है। और यदि नहीं मिल रहा है तो उसका क्या कारण है, और लोकल बॉडीज़ की मदद से उनका फिर से रजिस्ट्रेशन कराया जाए। तो ये एक अच्छा उदाहरण है, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट आर्टिकल था, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आर्टिकल समझ में आए होंगे, एडिटोरियल समझ में आए होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि उन तक भी ये वीडियो पहुँचे और उनको भी इस वीडियो का लाभ मिल सके, ठीक। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।